लोरेना उसे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान कहना क्या चाहता है। पर यान ने तुरंत अपनी बात साफ की कि वो कोई बुराई नहीं कर रहा, बल्कि जीत का रास्ता बता रहा है। उसने जोर देकर कहा कि उस चीज के बिना वे आखिरकार विलाई को हरा पाएंगे। तभी लोरेना को समझ आया कि यान असल में क्या चाह रहा है। उसकी हैरानी अब एक गहरे सदमे में बदल गई। वो उसे ऐसे देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो, ये सोचकर कि वो उससे कितनी बड़ी कुर्बानी मांग रहा है। पास ही खड़ी मोमोन गलत वक्त पर वहां आ गई और उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वो इस बात पर आग बबूला थी कि यान एक लड़की से ऐसी बेतुकी बात कैसे कर सकता है, जैसे उसकी इज्जत और उसूल सिर्फ एक प्लान का हिस्सा हो। यान को अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ। उसने हड़बड़ाते हुए उदास लोरेना को भरोसा दिलाया कि उसने गलत समझा है, उसका मतलब वो नहीं था जो उसे लगा। उसने हाथ उठाकर उसे शांत करने की कोशिश की ताकि उनके बीच भरोसा बना रहे। यान ने समझाया कि उसका असल मतलब क्या था। उसे लोरेना से बेओवुल्फ परिवार की एक गुप्त तकनीक सीखनी थी, स्नो सोल स्टेप्स। ये सुनकर वो फिर हैरान रह गई, क्योंकि ये कोई मामूली सबक नहीं था, बल्कि उनके खानदान की एक पवित्र परंपरा थी। जल्दबाजी में यान ने लगभग लोरेना को दीवार से सटा दिया और पास खड़े होकर अपनी बात पर जोर दिया। उसने कहा कि उसके पास सफाई देने का वक्त नहीं है, यही वो इकलौता तरीका है जिससे विलाई को हराया जा सकता है। यान ने साफ कह दिया कि इसके बिना वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जब उसके साथियों को लगा कि वो पागल हो गया है, तो यान के चेहरे पर निराशा दिखी। एक पल के लिए उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसकी जगह झुंझलाहट आ गई, क्योंकि उसे पता था कि ये पागलपन नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि उसे यकीन था कि सिर्फ ताकत से काम नहीं बनेगा। लोरेना ने उसका हाथ झटक दिया और अपनी गरिमा बनाए रखते हुए साफ कह दिया कि स्नो सोल स्टेप्स एक गहरा राज है। ये विरासत सिर्फ बेओवुल्फ परिवार के लोगों को ही दी जाती है और सदियों से इस कसम को किसी ने नहीं तोड़ा। वो ये तकनीक किसी को नहीं सिखा सकती थी, चाहे वो कितना ही भरोसेमंद क्यों न हो। ये उसका निजी फैसला नहीं बल्कि खानदानी कानून था। बेओवुल्फ परिवार ने पीढ़ियों से इस नियम को माना था और इसे तोड़ना उनके इतिहास पर एक दाग जैसा होता। दूसरी तरफ रात की सबसे बड़ी लड़ाई महल के शस्त्रागार की ऊपरी मंजिल पर छिड़ गई। वहां की हवा में जैसे बिजली दौड़ रही थी, हर प्रहार और ताकत का धमाका उस मीनार में गूंज रहा था। अगले ही पल मीनार का ऊपरी हिस्सा टूटकर बिखर गया। जादू की एक तेज रोशनी ने उसे दो हिस्सों में चीर दिया। पत्थरों के गिरने की आवाजें गूंज उठीं और हर तरफ धूल और चिंगारियां बर्फ की तरह गिरने लगीं। कमांडर विलाई और हंस मेरिंगर के बीच मुकाबला चल रहा था। विलाई ने हंस पर चोरी का इल्जाम लगाया और कहा कि जब उसके आदमी बाहर मर रहे थे, तब हंस कुछ कीमती चीज चुरा रहा था। विलाई की आंखों में गुस्सा साफ था, क्योंकि उसे हार बर्दाश्त नहीं थी। हंस ने अपनी चमकती तलवार के साथ बड़े शांत अंदाज में जवाब दिया। उसने कहा कि वो उस चूहे को खत्म करने आया है जो उसके मालिक के घर में घुस आया है। उसकी आवाज में एक पुराने योद्धा का गुस्सा और गौरव झलक रहा था। वो योद्धा इस लड़ाई को स्नो सोल के 12वें रूप व्हाइट फ्लावर से खत्म करना चाहता था। जैसे ही उसने ये मंत्र पढ़ा, हवा जम सी गई, ताकत बड़ी बारीकी से जुड़ने लगी और तलवार और दुश्मन के बीच एक जानलेवा फूल की पंखुड़ियां बनने लगीं। विलाई को तुरंत समझ आ गया कि ये क्या है। उसे पता चल गया कि उसका दुश्मन व्हाइट फ्लावर का इस्तेमाल कर रहा है। उसके चेहरे पर थोड़ी चिढ़ और थोड़ी इज्जत दिखी, क्योंकि वो जानता था कि इस वार को करना मामूली बात नहीं है। वो तकनीक बहुत ही ताकतवर थी। उसके असर से पत्थरों की वो मीनार ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी।
महल का वो हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया और भारी पत्थर नीचे गिरने लगे। विलाई बड़े गौर से ये सब देख रहा था। चारों तरफ मलबा गिर रहा था, फिर भी वो अपने दुश्मन की काबिलियत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि सिर्फ एक उस्ताद ही इतनी खूबसूरती और तबाही को एक साथ काबू कर सकता है। उसने देखा कि उस तकनीक की हर पंखुड़ी में एक अदृश्य धार थी। विलाई ने कभी नहीं सोचा था कि इस महल में कोई ऐसा भी होगा जो ताकत में ड्यूक बेओवुल्फ की बराबरी कर सके। ये जानकर उसका जोश और बढ़ गया। पीछे हटने के बजाय उस जंगली सरदार ने डटे रहने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। वो हंस का मुकाबला डटकर करना चाहता था, एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हंस की फुर्ती भी विलाई को पूरी तरह रोकने के लिए काफी नहीं थी। विलाई ने रेन बारिश नाम की एक खतरनाक तकनीक से जवाब दिया, जिसने हंस के व्हाइट फ्लावर की खूबसूरती को अपनी कच्ची ताकत से निगल लिया। उस बारिश के साथ विलाई में जैसे नई जान आ गई। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे यकीन हो गया कि वो अगले 1 मिनट में अपने दुश्मन को कुचल देगा और जीत हासिल कर लेगा। वो जादुई बारिश दुश्मनों के सबसे खौफनाक हथियारों में से एक थी। हंस ये देखकर हैरान रह गया कि कैसे उसकी पंखुड़ियां बिखर गईं और उनकी ताकत खत्म हो गई, जैसे तूफान में नाजुक फूल कुचल दिए गए हों। विलाई की आंखों में पागलपन सवार था। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा जैसे उस पर मौत सवार हो। उसने गरजते हुए हंस से रास्ते से हटने को कहा और साफ कर दिया कि जो भी उसके सामने आएगा वो उसे मिट्टी में मिला देगा। हंस अपने दुश्मन पर आखिरी वार नहीं कर पाया और गुस्से में उसे देखता रह गया। उसे इस बात का बहुत मलाल हुआ कि बढ़ती उम्र ने उसकी फुर्ती छीन ली है, वरना जवानी में वो इस लड़ाई को कब का खत्म कर चुका होता। महल के खंडहरों के बीच मशहूर तलवार एलॉन जमीन में गड़ी हुई थी। वो शांत होकर भी जैसे जिंदा लग रही थी और उससे एक अलग ही ताकत महसूस हो रही थी, जैसे जमीन भी उस तलवार के वजन के आगे झुक गई हो। यान ट्रेनिंग सेंटर का एक योद्धा उस तलवार की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में एक भूख थी, क्योंकि उसे यकीन था कि सिर्फ एलॉन ही दुश्मनों के जुल्म को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तलवार की जादुई चमक के सामने खड़े होकर उस नौजवान ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि किस्मत उसके साथ है और वो विलाई के पहुंचने से पहले ही वहां आ गया है। पास खड़े योद्धा ये देखकर खुश थे कि यान पहले पहुंच गया, पर उनके मन में एक डर भी था, क्योंकि सबको पता था कि वो वहां ज्यादा देर अकेला नहीं रहेगा और दुश्मन कभी भी आ सकता है। मोमोन ने उसे खतरे की याद दिलाई कि कमांडर विलाई को तलवार की हलचल का तुरंत पता चल जाएगा। यान को ये बात पता थी, उसे खुद भी महसूस हो रहा था कि खतरा बढ़ता जा रहा है, फिर भी उसने खुद को शांत रखा। फिर भी यान पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कसम खाई कि वो एलॉन की ताकत से विलाई के जुल्मों को खत्म कर देगा। उसे लगा कि अगर वो इस तलवार को पा लेता है तो वो विलाई के घमंड को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जैसे ही यान ने तलवार की मूठ पकड़ी, चारों तरफ जादुई रोशनी की लहरें दौड़ गईं। हवा में एक कड़कड़ाहट हुई और बिजली की तरह रोशनी उसके हाथ के चारों तरफ लिपट गई, जैसे तलवार उसकी काबिलियत को परख रही हो। एक बार फिर यान उस तेज रोशनी में घिर गया, पर इस बार ये चमक बहुत ज्यादा थी। ऐसा लगा जैसे तलवार ने उसे अपना लिया है और आखिरकार एलॉन उसके कब्जे में आ गई है। यान उस जादू को देखकर बहुत उत्साहित था। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक तलवार नहीं पकड़ी है, बल्कि एक जीती जागती किंवदंती को छुआ है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने हाथों में कोई तूफान पकड़ लिया है। इससे पहले लोरेना ने उसे अपने खानदान के उस सख्त नियम के बारे में बताया था।
उसे लोरेना की वो ना याद आ रही थी, जिसका मतलब था कि जीत के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि उस पवित्र नियम को तोड़ना भी जरूरी था। तभी वो तेज रोशनी फिर से बढ़ी और उसने लोरेना को भी अपनी चपेट में ले लिया। वो एकदम से सहम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ताकत उसे भी छुएगी। उसे ऐसा लगा जैसे तलवार का फैसला यान से होकर सीधे उस तक पहुंचा है। परंपराओं की जकड़न को देखकर यान को गुस्सा आ गया। उसने ताना मारते हुए लोरेना को उसके उन सैनिकों की याद दिलाई जो खून बहा रहे थे। उसने कड़वे शब्दों में कहा कि शायद उसके लिए खानदानी गर्व उन मासूमों की जान से ज्यादा बड़ा है। उसने लोरेना से साफ कह दिया कि अब उसे चुनना होगा, या तो वो नियम माने या अपने लोगों को बचाए। अगर वो अपने योद्धाओं की रक्षा करना चाहती है तो उसे उस पुरानी पाबंदी को तोड़ना ही होगा, क्योंकि अपनों की जान और वफादारी किसी भी पुराने नियम से बढ़कर है। लोरेना को यान की बात सही लगी, भले ही वो उसे चुभ रही थी। फिर भी वो झिझक रही थी। एक तरफ उसका फर्ज था और दूसरी तरफ अपनों से गद्दारी का डर। उसके हाथ कमजोरी से नहीं बल्कि इस फैसले के भारी बोझ से कांप रहे थे। उसी पल उसे बचपन की एक बात याद आई। उसे मना किया गया था कि वो कभी उस शख्स का नाम न ले जिसने एक बार खानदान का ये नियम तोड़ा था। उस वाक्य को एक दबे हुए राज की तरह छिपाकर रखा जाता था। उस याद ने उसके अंदर की जंग को खत्म कर दिया। उसे समझ आ गया कि यान सही कह रहा है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो नियम तो बच जाएगा पर उसके लोग नहीं बचेंगे। फिर सबको चौंकाते हुए लोरेना ने यान का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत और बेखौफ थी। उसने ऐलान किया कि अब वो वही करेंगे जो जरूरी है, क्योंकि अब पीछे हटने का मतलब दुश्मन को फायदा पहुंचाना होगा। लोरेना ने वादा किया कि वो अपनी सारी ताकत और खानदानी राज यान के हवाले कर देगी। यान को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वो समझ नहीं पाया कि वो इतना सब कुछ देने को तैयार क्यों है, पर उसे उसकी बातों में ईमानदारी महसूस हो रही थी। उस नाजुक घड़ी में लोरेना ने यान से कहा कि वो घबराना बंद करे और अपनी रूह से सुनने की कोशिश करे। उसने उसे सिखाया कि जादू के बहाव को महसूस करो जैसे चेहरे पर हवा या शरीर के आसपास पानी हो, क्योंकि इसे महसूस करके ही वो आगे बढ़ सकता था। आखिरकार यान को वो सब महसूस होने लगा। जादू की लहरें उसके शरीर से होकर गुजर रही थीं। लोरेना ने उसे हुक्म दिया कि वो इस ताकत को अपने अंदर आने दे, क्योंकि अगर उसने अभी खुद को नहीं रोका तो वो विलाई को हराने का मौका हमेशा के लिए खो देगा। अपनी आंखें धीरे से बंद करते हुए लोरेना बेओवुल्फ ने एक गहरी सांस ली और यान को एक ऐसा सबक सिखाना शुरू किया जो खुद उस किले से भी पुराना लग रहा था। उसने बर्फ के अंदर छिपी उस खामोशी के बारे में बताया, एक ऐसी शांति जो डर को निगल सकती थी, दर्द को मिटा सकती थी और एक बेचैन दिल को शांत, तेज और अटूट बना सकती थी। लोरेना ने वादा किया कि जब यान इस शांति को गहराई से सीख लेगा तो बर्फीला तूफान भी उसे हिला नहीं पाएगा। उस जमी हुई खामोशी में वो अपनी आत्मा को खिला पाएगा, किसी नाजुक खूबसूरती की तरह नहीं बल्कि एक फौलादी मजबूती के साथ, जैसे कड़ाके की ठंड में कोई जंगली फूल खिलता है। जादू का एक निशान चमक उठा और हवा में अपनी जगह बनाने लगा। यान को अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई, जैसे उसकी रगों और सांसों में बिजली दौड़ रही हो, एक ऐसा जादू जिसमें दुश्मनों को धूल चटाने और एक ही कदम में पूरी जंग का पासा पलटने की ताकत थी। ठीक उसी वक्त ड्यूक बेओवुल्फ के किले की मीनार से रोशनी की एक जबरदस्त लहर फूटी और आसमान की तरफ बढ़ गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसके सामने रात भी फीकी पड़ गई, जैसे ऊपर बैठा आसमान भी नीचे जाग रही इस ताकत को झुककर सलाम कर रहा हो। जब वो ताकत यान के शरीर में किसी नई तलवार की तरह समा गई तो उसे आखिरकार उस तकनीक का एहसास हुआ जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था।
स्नो सोल स्टेप्स अब उसके दिमाग में सिर्फ कोई कहानी या सुनी सुनाई बात नहीं थी, बल्कि उसके शरीर और जादू में समाता हुआ एक जीता जागता हुनर था। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे यान ने पहली बार उस तलवार के अजीब जादू को महसूस किया था, लेकिन इस बार ये एहसास ज्यादा गहरा और अपना सा था। हवा में वही पुरानी सिहरन थी, पर उसके अंदर की ताकत अब पराई नहीं थी, वो अब उसकी अपनी बनती जा रही थी। स्पेशल नाइट स्क्वाड का वो सीनियर कैडेट यान एलॉन की मूठ को दोनों हाथों से मजबूती से थामे खड़ा था। वो बड़ी तलवार ठंडी और भारी थी, पर अजीब तरह से उसमें जान महसूस हो रही थी, जैसे वो यान की पकड़ और उसकी आंखों में जलती जिद को पहचान गई हो। उस रुकी हुई घड़ी में यान ने उस नई जादुई ताकत को अपने रोम रोम में महसूस किया, अपनी धड़कनों में और अपनी रूह में। वो उसके अंदर बर्फ के नीचे बहते ठंडे पानी की तरह दौड़ रही थी, जो हर खाली जगह को एक ऐसी शक्ति से भर रही थी जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता था। जैसे इस नई विरासत ने उसे पूरी तरह बदल दिया हो। यान ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उसने खुद को शांत किया और लोरेना की बताई हुई उस खामोशी को अपने मन में बसने दिया। जंग का सारा शोर शराबा जैसे कहीं पीछे छूट गया और अब सिर्फ तलवार की धड़कती रोशनी और उसका मकसद रह गया था। अंदर ही अंदर वो नौजवान योद्धा खुश था, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे भरोसे के साथ। उसे आखिरकार वो मिल गया था जिसका उसने सपना देखा था, और उसे पता था कि ये सब कुछ बदल देगा। ये तोहफा उसे वो बढ़त दिलाएगा जो सिर्फ तलवार की धार नहीं दिला पाती। जादू की उस चमक में घिरा हुआ वो कैडेट अब सही मायने में ड्रैगन तलवार एलॉन का मालिक बन चुका था। उसने इसे मजबूती से पकड़ा और जरा भी नहीं डिगा, जबकि वो मशहूर तलवार एक अलग ही रोशनी से चमक रही थी। ये साफ इशारा था कि उसने यान को परख लिया है और फिलहाल उसे अपना नया स्वामी मान लिया है। उस पुरानी तलवार की नोक आसमान की तरफ उठी, जैसे कोई फैसला सुना रही हो। उसकी नोक से एक बेमिसाल रोशनी फूटी, इतनी शुद्ध और ताकतवर की लगा जैसे तलवार अपनी मर्जी आसमान को बता रही हो कि एक नया योद्धा इतिहास रचने के लिए मैदान में उतर चुका है। अपने हाथों में उस ठंडे हथियार को थामे यान को आखिरकार ड्रैगन तलवार का असली रूप नजर आया। ये सिर्फ एक बढ़िया तलवार नहीं थी, बल्कि इसमें एक अलग ही रुतबा था। इसकी बनावट बड़ी खास थी और इसका असर इतना गहरा था जैसे इस लोहे के अंदर कोई दहाड़ सोई हुई हो और इसमें अनगिनत विजेताओं की यादें बसी हों। काफी नीचे किले के फर्श पर एक दूसरी तलवार की नोक रगड़ने की तीखी आवाज आई और अंधेरे में चिंगारियां उठीं। वो आवाज रात के सन्नाटे को किसी चेतावनी की तरह चीरती हुई निकली, जैसे लोहा किसी दबाव का विरोध कर रहा हो और वक्त बिना किसी रहम के आगे बढ़ रहा हो। हंस मेरिंगर, जो अभी भी एक खूनी मुकाबले में उलझा हुआ था, गुस्से से भर उठा और कमांडर विलाई पर अपनी भड़ास निकाली। उसने उस जंगली को एक दरिंदा कहा, एक ऐसा दुश्मन जो किसी भी तकनीक या धोखे को भांप सकता था, क्योंकि विलाई की वो अजीब समझ हर हुनर को बेकार कर रही थी। हंस को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर उस जंगली के पास कभी न खत्म होने वाली ताकत और जादू है, तो ये सिर्फ काबिलियत नहीं थी, ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो इंसानी शरीर के बस के बाहर है। उस अनुभवी योद्धा के मन ने चीख कर कहा कि कोई गुप्त ताकत विलाई को ये डरावनी हिम्मत दे रही है। हंस के हिसाब से वही अनदेखी ताकत विलाई की असल शक्ति थी। उसके सामने खड़ा वो दरिंदा किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसी भट्टी जैसा लग रहा था जो कभी ठंडी नहीं होती, एक ऐसा दुश्मन जिसकी ताकत घटने के बजाय जंग के साथ साथ और बढ़ती जा रही थी। विलाई को उम्मीद नहीं थी कि उसका दुश्मन इतनी देर टिक पाएगा, क्योंकि हर वार के साथ उसकी जान निकल रही थी। फिर भी उसे यकीन था कि पुराने योद्धा हंस मेरिंगर का अंत करीब है। विलाई की नजर में
हंस की ये जिद बस दम तोड़ने से पहले की आखिरी तड़प थी। अब उस सरदार के लिए, उस बहादुर योद्धा को खत्म करने का वक्त आ गया था, उसे कुचलकर अपने असली मकसद की ओर बढ़ने का। लेकिन तभी किसी चीज ने विलाई का ध्यान खींचा, जैसे किसी ने उसके घमंड पर चोट की हो, और गलत वक्त पर उसकी नजरें लड़ाई से हट गईं। बड़े गुस्से के साथ विलाई को उस तेज रोशनी की तरफ देखना पड़ा जो बेओवुल्फ महल की मीनार से निकल रही थी। हालांकि हंस की नजरें अभी भी अपने दुश्मन पर टिकी थीं, पर विलाई का ध्यान भटक गया, क्योंकि वो रोशनी कोई मामूली जादू नहीं थी। वो एक ऐलान था, और उसमें किसी की दखलंदाजी की बू आ रही थी। जब विलाई ने उस रोशनी को आसमान में गायब होते देखा, तो उसे हकीकत समझ आ गई और उसे बहुत बुरा लगा। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि यान आखिरकार उस शाही तलवार को पाने में कामयाब हो गया है। एलॉन उसके हाथ से निकल गई थी, और ये बेइज्जती उसे किसी घाव से ज्यादा चुभी। उस हमलावर को तुरंत स्पेशल नाइट स्क्वाड की याद आई और उसका खून खौल उठा। उसने यान को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। किले के उस युवा रक्षक के लिए उसके मन में नफरत भर गई, जैसे वो गालियों के जोर पर तलवार वापस छीन लेगा। विलाई को याद आया कि कैसे उसने मारे गए सरदार खबूर की इज्जत रखने के लिए यान को जिंदा छोड़ दिया था, और अब वही रहम उसे मजाक लग रहा था। उस कैडेट ने उस दैत्य को धोखा देने की हिम्मत की थी, और विलाई का घमंड अब बदला लेने के लिए तड़प रहा था। हंस मेरिंगर ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। विलाई का ध्यान भटकते देख उसकी आंखों में चमक आ गई, और उसने बिना देर किए हमला करने का फैसला किया। एक पुराने योद्धा का तजुर्बा उसे बता रहा था, जब कोई राक्षस पलक झपकाए तो वार कर दो, भले ही तुम्हारे हाथ पत्थर की तरह भारी क्यों न लग रहे हों। अपनी तलवार उठाए हंस पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा। उसे इस बात पर गुस्सा था कि विलाई उनकी लड़ाई को अनदेखा करके दूसरी तरफ देख रहा है, जैसे इस लड़ाई की कोई कीमत ही न हो। उसने विलाई के इस घमंड को तोड़ने के लिए अपनी पूरी बची कुची ताकत उस वार में झोंक दी। हंस के होश उड़ गए जब विलाई ने नंगे हाथों से तलवार पकड़ ली, जैसे वो कोई खतरनाक हथियार न होकर मामूली कपड़ा हो। उस जंगली की उंगलियों ने बड़ी मजबूती से वार को बीच में ही रोक दिया, और एक बार फिर साबित कर दिया कि उस पर मामूली नियम लागू नहीं होते। विलाई के चेहरे पर अंधेरा छा गया, और उसकी आंखों में नफरत भर गई। उसने हंस को घूरते हुए कहा कि उसे नहीं पता ये बुढ़ा किस लड़ाई की बात कर रहा है, क्योंकि विलाई के लिए ये जंग बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। हंस तो बस उस अंजाम को टालने की कोशिश कर रहा था जो पहले ही लिखा जा चुका है। अपनी ताकतवर बाहों के एक ही झटके से विलाई ने उस सेवक की बड़ी तलवार तोड़ दी। टूटने के साथ ही धातु की चीख गूंजी और उसके टुकड़े अंधेरे में बिखर गए। ये सिर्फ हथियार तोड़ना नहीं था, बल्कि योद्धा की हिम्मत को चकनाचूर करने की कोशिश थी। हंस का गुस्सा तो बहुत था, पर उसके पीछे बिब्सी खड़ी थी। वो उस विशाल शैतान के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था जिसने बाजी पूरी तरह पलट दी थी। तलवार टूटने के बाद अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और अपनी कमजोरी का एहसास उसे बर्फीली हवा की तरह चुभने लगा। बेओवुल्फ की जमीन की तरफ अपना बड़ा हाथ बढ़ाते हुए, जैसे वो सब कुछ अपना मान रहा हो, विलाई उस वफादार रक्षक पर गुर्राया। वो इस बात से नाराज था कि हंस अभी भी उसके रास्ते का पत्थर बना हुआ है, एक ऐसी चट्टान जो टूटने को तैयार नहीं थी, जबकि विलाई को लग रहा था कि ये किला, ये तलवार और ये भविष्य सब उसका है। अचानक वो जबरदस्त रोशनी गायब हो गई, जैसे रात ने उसे निगल लिया हो। महल की वो मीनार फिर से अंधेरे में डूब गई, बस धूल के गुबार रह गए और एक अजीब सा एहसास कि कुछ बड़ा बदल चुका है। हंस के ऊपर जादू की चिंगारियां किसी रक्षक सितारों की तरह चमकने लगीं।
वो रोशनी इस तरह नाच रही थी जैसे उसे उस जंगली के हमले से बचा रही हो, एक ऐसी दीवार जो ठीक वक्त पर बन गई थी, वहां जहां जादू होना नामुमकिन माना जाता था। हंस ने विलाई की उस विशाल हथेली को अपनी तरफ आते देखा और खुद को प्रहार के लिए तैयार कर लिया, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे एक अनुभवी योद्धा भी समझ नहीं पाया। हवा भारी हो गई, ठंड बढ़ गई और उस सन्नाटे ने उसके होश उड़ा दिए। विलाई अभी भी उसके सामने खड़ा था, पर अब उसके हाथ पैर बर्फ की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। हंस तुरंत पहचान गया कि ये बर्फ का जादू है, सटीक और मजबूत। वो हैरान था कि यहाँ कोई जादू कैसे कर सकता है, फिर भी बर्फ ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। ये किसने किया, ये बात अभी राज ही थी। तभी उस पुराने योद्धा को सब समझ आ गया, उसका शक एकदम सही था। स्पेशल यूनिट के वो नए साथी ही ये सब कर रहे थे। उन युवा योद्धाओं के पास ऐसे राज और तरीके थे जो मामूली नहीं थे, और ये बर्फ की बेड़ियां इस बात का सबूत थीं कि उनका प्लान शुरू से काम कर रहा था। बर्फ में जकड़े विलाई ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे अंधेरे में एक साया अपनी तरफ आता दिखा। वो साया बड़े आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा था, न कोई जल्दबाजी और न कोई डर, और विलाई का गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि उसे वो परछाई एक चुनौती जैसी लगी। वो यान था, स्पेशल नाइट स्क्वाड का सीनियर कैडेट, जो हाथों में एलॉन तलवार लिए उस जंगली सरदार की तरफ बढ़ रहा था। तलवार की मौजूदगी से उसके आसपास की हवा भी बदली हुई लग रही थी, और वो ऐसे चल रहा था जैसे हाथ में मौत और जिंदगी दोनों लेकर आ रहा हो। यान के गंदे हाथों ने उस शाही तलवार को छूने की हिम्मत की, ये देखकर विलाई गुस्से में दहाड़ा। लेकिन उस नफरत के बीच उसने यान की बातें भी सुनी, जो बड़ी शांत और चुभने वाली थीं। वो एलॉन की जबरदस्त ताकत के बारे में बात कर रहा था, जैसे उस हथियार ने अपने मालिक को एक नया रुतबा दे दिया हो। यान का वो अंदाजा सही निकला, स्नो सोल तकनीक बर्फ के जादू को कई गुना बढ़ा सकती थी, और एलॉन के साथ मिलकर वो ताकत और भी डरावनी हो गई थी। उसका जादू विलाई की सोच से कहीं ज्यादा गहरा, तेज और जानलेवा बन चुका था। अभी भी गुस्से में उबल रहा विलाई ये समझ नहीं पा रहा था कि यान ने उस तलवार को हासिल कैसे किया। उसने उस युवा योद्धा के शरीर में आते बदलावों को देखा, उसका खड़ा होने का अंदाज और भी पक्का था और हवा में उसके जादू का असर साफ दिख रहा था। ये सब देखकर उसकी झुंझलाहट बढ़ गई क्योंकि खेल उसके हाथ से निकल रहा था। यान के शरीर के अंदर विलाई को जादू के 3 अलग अलग तूफान एक साथ महसूस हुए। ये देखकर उसकी आंखें शक से भर गईं। उसने पूछा कि यान ने अपने साथ क्या किया है, और क्या वो अभी भी इंसान है या उस तलवार की मर्जी का गुलाम बन चुका है। यान ने भी बड़े रूखेपन से माना कि विलाई ने कितनी जल्दी फर्क भांप लिया। आखिर उसके पास वो आई ऑफ गॉड, भगवान की आंख, जो थी। यान ने सोचा कि ये कितनी मुसीबत भरी काबिलियत है। ये हर सरप्राइज को खत्म कर देती है और सारी तैयारियों की पोल खोल देती है। जैसे ही विलाई को सब समझ आया, उसके चेहरे पर एक घटिया मुस्कान आ गई। ये सारी ताकत, ये बढ़ता हुआ जादू और ये बदला हुआ रूप, सब उस शाही तलवार एलॉन का था। वही इस सब की जड़ थी, और विलाई का लालच उसके गुस्से से भी ज्यादा बढ़ गया। अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस खुश हमलावर ने अपने हाथों की बर्फ की बेड़ियां तोड़ दीं। दबाव पड़ते ही बर्फ चटक कर बिखर गई और विलाई ने अपने कंधे ऐसे झटके जैसे उसने किसी छोटी मोटी मुसीबत को दूर किया हो। अपनी विशाल मुट्ठी तानते हुए विलाई उस हथियार को छीनने के लिए तैयार हो गया। उसे पूरा यकीन था कि ये तलवार उसी के पास होनी चाहिए। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि इतनी शानदार तलवार किसी योद्धा नहीं बल्कि एक विजेता के हाथ में ही शोभा देती है, और वो इसे छीनने के लिए पूरे महल को गिराने को भी तैयार था। उस जंगली ने तुरंत नया प्लान बनाया।
एलॉन द्वारा चुना गया यान अब उसके लिए सिर्फ एक बाधा नहीं बल्कि एक सीढ़ी था। विलाई का इरादा उस लड़के को कुचलकर तलवार छीनने का था ताकि वो साबित कर सके कि मालिक किस्मत नहीं बल्कि ताकत चुनती है। लड़ाई के अगले दौर के लिए खुद को तैयार करते हुए यान की नजरें विलाई की हर हरकत पर टिकी थीं। उसने उसके एक एक शब्द को बड़े गौर से सुना। ऐसे राक्षस के सामने एक पल की लापरवाही भी मौत को बुलावा दे सकती थी। हंस मेरिंगर टूटी हुई तलवार लिए खंडहरों के बीच खड़ा इस सब का गवाह बना रहा। उसने बड़े गुस्से के साथ विलाई की धमकियां सुनी। उसे विलाई के घमंड पर तो गुस्सा था ही, पर साथ ही उसे इस कड़वे सच का एहसास भी था कि अब सब कुछ उस युवा योद्धा के हाथों में है। विलाई ने ऐलान किया कि अगर तलवार ने यान को चुना भी है तो भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे छीन लेगा। वो अपने रास्ते में आने वाले हर योद्धा को खत्म कर देगा और उस चुने हुए को कीड़े की तरह कुचलकर एलॉन पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसके लिए जीत ही सबसे बड़ा कानून थी। उस नौजवान पर अपनी पागल नफरत भरी नजरें टिकाते हुए विलाई ने ब्लैक सन काला सूरज की जादुई शक्ति छोड़ दी। हवा में अंधेरा छा गया, जैसे रोशनी भी उससे डर रही हो। यान पर एक अदृश्य वार हुआ जिसमें जीत की नहीं बल्कि सब कुछ तबाह कर देने की जिद थी। फिर भी उस लड़के ने अपनी नई तलवार एलन पर से अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने उस ड्रैगन ब्लेड को दोनों हाथों से ऐसे मजबूती से पकड़ रखा था जैसे कोई पक्का वादा हो। उसने मन बना लिया था कि वो दुश्मन का सामना डटकर करेगा और अपनी तलवार के दम पर इस बुरे सपने को खत्म कर देगा। फ्रॉस्ट नाइट्स की बेसिक तलवारबाजी का इस्तेमाल करते हुए यान ने अपनी पोजीशन बदली और उस भारी तलवार को एक सधे हुए तरीके से घुमाया। उसकी चाल रक्षात्मक और एकदम सटीक थी ताकि दुश्मन के जादू को खुद तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सके, मानो वो किसी अनदेखी लहर को काट रहा हो। फिर उसने एक जोरदार वार किया और तलवार की धार हवा को चीरती हुई निकली। वार के बाद हवा में रोशनी के छोटे छोटे चमकते हुए टुकड़े नजर आए जो चिंगारी की तरह थोड़ी देर के लिए वहीं रह गए। ऐसा लगा जैसे तलवार ने न सिर्फ जगह को बल्कि जादू माना के अंशों को भी बीच से काट दिया हो। सामने बेओवुल्फ कबीले के किले की एक ऊंची दीवार खड़ी थी, एक विशाल दीवार जहां इस वक्त अजीब तरीके से कोई पहरा नहीं था। उस बड़े इलाके के रक्षक वहां मौजूद नहीं थे, जिससे वो पत्थर की दीवार एकदम शांत और अकेली रह गई थी। अब वो दीवार गवाह बनने वाली थी कि एलन तलवार असल में क्या कर सकती है। और फिर पलक झपकते ही वो विशाल दीवार दो टुकड़ों में बंट गई। वो कट इतना साफ था कि यकीन करना मुश्किल था, मानो बिजली के देवता खुद नीचे आए हों और एक झटके में किले को चीर दिया हो। पत्थर के टुकड़े ऐसे गिर रहे थे जैसे उन्हें खुद यकीन न हो रहा हो कि उनके साथ क्या हुआ। कमांडर चीफ विलाई को बहुत गहरी चोट लगी, उसका भारी भरकम शरीर उस वार से कांप उठा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता और इस दानव का आतंक यहीं खत्म हो जाएगा और यान आखिरकार इस खतरनाक लड़ाई में जीत जाएगा। अचानक रोशनी का एक ऐसा धमाका हुआ कि यान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चमक सफेद आग की तरह आंखों में चुभ रही थी, जिसकी वजह से उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसका शरीर खुद ब खुद संभलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पूरा मैदान एक तेज रोशनी से भर गया था। लेकिन विलाई मरा नहीं था, मरने के आसपास भी नहीं था। वो गुस्से में पागल होकर अपने हाथ पैर मारने लगा। वो बस अपनी जिद के दम पर खड़ा था, जैसे कि वो जख्मी होने के बावजूद उस युवा नाइट के चिथड़े उड़ा देगा। अपनी जादुई ताकत को बटोरते हुए उस जंगली ने पूरी ताकत से यान को खत्म करने की कोशिश की। उसकी शक्ति की लहरें उफान मारने लगीं। वो किसी भी तरह यान पर हावी होना चाहता था, इससे पहले कि एलन तलवार की ताकत खेल खत्म कर दे।
मगर विलाई की पूरी ताकत भी यान के इरादों को तोड़ नहीं पाई। वो लड़का डटा रहा। उसने पीछे हटने या हार मानने से साफ मना कर दिया। उसने हर हमले का जवाब अपनी तलवार और जादू से दिया और ठान लिया कि वो झुकने वाला नहीं है। रियासत के बाकी हिस्सों में खंडहरों से काला धुआं उठ रहा था, लेकिन यान और विलाई के पास एक अलग ही चमक उभरने लगी, एक ऐसी डरावनी रोशनी जो आग की नहीं थी बल्कि जागते हुए जादू की थी, जो पूरे मैदान में फैल रही थी। जमीन पर दरारें पड़ने लगीं जो सीधे उस कबीले के सरदार की तरफ बढ़ रही थीं। उन दरारों से जादुई रोशनी बाहर निकल रही थी, मानो धरती खुद फट गई हो और उसके अंदर से रोशनी की एक ठंडी नस विलाई के पैरों की ओर बढ़ रही हो। उस विलेन ने अपना सीना जोर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां फटे कपड़ों और गहरे जख्म में धंस गईं। उस घाव से लगातार काला खून बह रहा था, गाढ़ा, भद्दा और अजीब, जो पत्थरों और बर्फ को काला कर रहा था। बहुत समय बाद उस बड़े सरदार को इतनी गहरी चोट लगी थी। उसके जबड़े की कड़क और आंखों के गुस्से से उसका दर्द साफ दिख रहा था, क्योंकि विलाई जैसे विजेता को हारने की आदत नहीं थी और मौत के इतने करीब तो वो कभी नहीं आया था। विलाई को समझ आ गया था कि इसकी वजह वो खास तलवार है। यान ने एलन तलवार से उसके मजबूत शरीर को चीर दिया था और उससे भी बड़ी बात, उसने विलाई के जादुई सुरक्षा कवच ऑरा को भी भेद दिया था, मानो वो कवच उस तलवार के आगे कुछ भी न हो। लेकिन अपनी महानता के बावजूद वो तलवार विलाई की राक्षसी ताकत को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती थी। यान ने विलाई के पलटवार को बड़ी मुश्किल से रोका। उस झटके से उसके हाथ ऐसे कांप गए जैसे हड्डियों पर कोई भारी चीज दे मारी हो। अब विलाई को लगा कि उसे राज पता चल गया है। एलन के हमले जादू माना के जरिए होते थे। वो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि जादू के बहाव को काटती थी, जो विलाई के लिए एकदम सही हथियार लग रहा था। आखिर विलाई जादू की हरकतें देख सकता था। उसे लगा कि वो इस तलवार को चुटकियों में काबू कर लेगा। याने ने बड़ी शांति और भरोसे के साथ उस घमंडी सरदार को जवाब दिया। उसने कहा कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि जादू के बहाव को समझना और एलन को समझना दो अलग बातें हैं, और इस गलती की कीमत विलाई को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अपने ताकतवर दुश्मन की आंखों में देखते हुए यान ने फिर चेतावनी दी। ये कोई मामूली तलवार नहीं थी जो किसी की भी बात मान ले, और न ही ये महज ताकत से चलने वाली चीज थी। एलन के अपने नियम थे, और जो उन्हें नजरअंदाज करेगा उसे खून से कीमत चुकानी होगी। यान ने उसे याद दिलाया कि एलन असल में क्या है, एक ऐसी तलवार जो जादू के बहाव को रोकने के लिए बनी है। ये सिर्फ जादू के साथ नहीं चलती, ये उसे रोक सकती है, काट सकती है और पूरी तरह खत्म कर सकती है, जिससे दुश्मन की ताकत एक सूखी हुई नदी की तरह बेकार हो जाती है। हल्की मुस्कान के साथ यान ने पूरे विश्वास से कहा, अगर विलाई आज भी फर्क नहीं समझ पाया तो वो कभी इस तलवार को नहीं चला पाएगा, क्योंकि एलन लालच या घमंड को बढ़ावा नहीं देती, वो उन्हें बेरहमी से सजा देती है। जख्मी होने के बावजूद विलाई अभी भी डरावना लग रहा था। वो चिल्लाया कि यान बकवास बंद करे। उसने जोर देकर कहा कि तलवार हाथ में आते ही वो सब समझ जाएगा। उसने यान से तलवार छीनने की बात ऐसे की जैसे उसका तलवार हासिल करना पक्का हो। यान के करीब पहुंचने के इरादे से वो सरदार आगे बढ़ा, पर तभी वो जम गया। उसके पैर में कुछ हो रहा था, और इस अचानक हुई चीज ने उसकी रफ्तार को ऐसे रोक दिया जैसे किसी ने उसके पैर में जंजीर डाल दी हो। उसका पैर बर्फ से जमने लगा, और वो बर्फ तेजी से उसकी मांसपेशियों और जोड़ों में फैल गई। उस अजीब ठंड ने उसे उलझन में डाल दिया और उसकी रफ्तार कम कर दी। वो तलवार छीनने के लिए झपट नहीं पाया, मानो मैदान ने ही उसे रोकने का फैसला कर लिया हो।
अपनी जिंदगी में पहली बार उस जंगली को असली ठंड महसूस हुई, एक ऐसी चुभती हुई हवा जो उत्तरी हवाओं से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। उत्तर में पैदा होने वाला इंसान भी कांप उठा, क्योंकि ये कोई मौसम की ठंड नहीं थी, ये बर्फ की शक्ल में मिल रही सजा थी। उसके पीछे मौत का साया मंडरा रहा था, जिसे उसने अभी तक पहचाना नहीं था। किले की दीवार के पीछे रोशनी में एक रहस्यमयी आकृति उभरी, जो उस बेचारे जंगली को बेओवुल्फ की जमीन पर इतनी हिम्मत से घुसते देख बहुत गुस्से में थी। उस बड़ी आकृति के बीच से, जो किसी ड्रैगन जैसी लग रही थी, लंबे सुनहरे बालों वाला एक आदमी बाहर निकला। वो सर्दियों की तरह शांत और पहाड़ जैसा अडिग था। उसकी आवाज में एक अलग ही रोब था जब उसने पूछा कि इस जंगली की उनकी जमीन पर कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई। वो ड्यूक बेओवुल्फ थे, उस पूरी रियासत के असली मालिक, उत्तरी इलाकों के रक्षक और लोरेना बेओवुल्फ के पिता। उनके आने मात्र से ही माहौल बदल गया, मानो पूरी रियासत खुद उठकर उस एक आदमी के जरिए बोल रही हो। हवा में बर्फ के टुकड़े उनकी मर्जी से जुड़ने लगे, जैसे कोई जादू आंखों के सामने सच हो रहा हो। ड्यूक ने उस जंगली की हरकतों को बहुत बड़ी गुस्ताखी बताया। उनके शब्द तीखे और नपेतुले थे, जैसे वो सजा सुनाने से पहले जुर्म बता रहे हों। उनके पैरों के नीचे बर्फ की सीढ़ियां बनने लगीं, जो जादुई निशानों से चमक रही थीं। ड्यूक बड़े आराम से नीचे उतरे, जहां यान और हंस मेरिंगर खड़े थे, और साथ ही वो विशाल सरदार विलाई भी था, जिसे अब इस जमीन के मालिक का सामना करना पड़ रहा था। आगे बढ़ते हुए वो भव्य ड्यूक उस जंगली की हिम्मत पर अपना गुस्सा दिखा रहे थे। विलाई की नजरें ड्यूक पर जमी हुई थीं, वो डरा हुआ भी था और चौकन्ना भी। उसे इस मुलाकात से कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ड्यूक की ताकत किसी ऐसे बर्फीले तूफान की तरह थी जो पूरी सेना को दफन कर दे। ड्यूक बेओवुल्फ ने फिर से रूखे अंदाज में पूछा कि ये बिन बुलाया मेहमान यहाँ क्या कर रहा है। उनकी आवाज शांत थी, पर उस शांति में धार थी, बिल्कुल उस पतली बर्फ की तरह जो किसी को भी काट दे। इससे साफ था कि यहाँ बराबरी की कोई बात नहीं होने वाली। ड्यूक के पीछे ड्रैगन जैसा जादुई साया और साफ हो गया। रियासत के मालिक ने विलाई को चेतावनी दी कि वो अपनी सफाई सोच समझ कर दे, क्योंकि हो सकता है कि ये बेओवुल्फ की जमीन पर उसके आखिरी शब्द हों। आखिरकार ड्यूक बेओवुल्फ सीढ़ियों से उतरकर किले के मैदान की जमी हुई जमीन पर पहुंचे। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, बर्फ चारों तरफ फैल गई, मानो वो जमीन अपने मालिक को पहचान गई हो और फैसले के लिए तैयार हो गई हो। विलाई, जो कि क्रूर था पर अब थोड़ा उत्साहित भी, ड्यूक से आमने सामने मिलकर मुस्कुराने लगा। उसने बड़े गर्व से अपना नाम और पद बताया। उसे उम्मीद थी कि किले का मालिक समझ जाएगा कि उसके सामने कौन खड़ा है, एक ऐसा विजेता जो दुश्मन के इलाके में भी अपना सम्मान चाहता था। ड्यूक का जवाब बहुत सीधा और कड़ा था। उन्होंने उस जंगली को चुप रहने को कहा और बोले कि उन्हें किसी ऐसे घटिया आदमी का नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो कीड़े की तरह उनके घर में घुस आया हो। नफरत से ड्यूक बेओवुल्फ को देखते हुए विलाई ने उन्हें गाली दी और उनके घमंड का मजाक उड़ाया, लेकिन चिल्लाते हुए भी उसने मन ही मन मान लिया कि ड्यूक के पास वैसी ताकत और रुतबा है। इससे विलाई का मन उन्हें कुचलने के लिए और भी ज्यादा करने लगा। उस वक्त तक विलाई की मुलाकात कभी ऐसे इंसान से नहीं हुई थी जिसके पास इतनी ज्यादा जादुई ताकत माना हो। उस ताकत के एहसास से ही उसकी खाल में चुभन होने लगी। उसे हैरानी हुई कि उसे ड्यूक के आने का पता पहले क्यों नहीं चला, कैसे इतनी बड़ी हस्ती किसी बर्फीले तूफान की तरह बिना आहट के वहां पहुंच गई। उसने इसके लिए उस तलवार को जिम्मेदार ठहराया। उसे लगा कि एलन की वजह से ही उसके होश ठिकाने नहीं थे। विलाई की नजरों में यान, वो चूहा जिससे वो नफरत करता था, इन सब चीजों का जिम्मेदार था, चाहे वो तलवार का उसे न अपनाना हो या ड्यूक का अचानक आ जाना।
विलाई ने सोचने के बजाय हमला करना बेहतर समझा। पूरी ताकत लगाकर वो जमीन से उछला और आगे बढ़ा। वो बातों या रुतबे से डरकर पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वो लड़ता रहेगा और ड्यूक के हावी होने से पहले सब अपने काबू में कर लेगा। इस मुलाकात को किस्मत का खेल बताते हुए उस सरदार ने अपना भारी घूंसा उठाया और सीधे ड्यूक बेओवुल्फ को चुनौती दी। उसके हाव भाव से साफ दिख रहा था कि वो लड़ाई का कितना भूखा है, मानो उसे सच में लग रहा हो कि किस्मत ने उसके सामने एक तगड़ा दुश्मन पेश किया है। लेकिन उत्तरी इलाके के मालिक के लिए ये नफरत से भरा जंगली उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था। ड्यूक ने विलाई को बड़ी हिकारत से देखा, जैसे कोई तूफान एक मामूली पत्ते को देखता हो। उन्हें उन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा जिनसे आम लोग डर जाते। ड्यूक के नीचे एक जादुई निशान चमका और फैलने लगा, जिससे रोशनी की बड़ी बड़ी मीनारें ऊपर उठीं। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा कि उस जंगली को उनका नाम लेने का कोई हक नहीं है, यहाँ तक कि उसे इस जमीन के राजा के करीब आने का नाटक भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नफरत में पागल विलाई चिल्लाया और ड्यूक को कुचलने के लिए अपना घूंसा घुमाया। उस वार में जान लेने की नीयत साफ थी, मानो विलाई को लगता हो कि महज ताकत के दम पर वो खानदान, जादू और कानून सबको एक झटके में खत्म कर सकता है। ड्यूक बेओवुल्फ ने अपनी बेमिसाल जादुई ताकत से इसका जवाब दिया। हवा भारी हो गई, जादुई शक्ति एक साथ जुड़ गई और ड्यूक का अंदाज और भी घातक हो गया, मानो उन्होंने उस वार का जवाब बहुत पहले से ही तैयार कर रखा हो। जब वो जंगली सरदार पूरी ताकत से हमला कर रहा था, ड्यूक ने अपनी इलाके के विस्तार, टेरिटरी एक्सपेंशन की तकनीक का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते वो पूरी जगह ड्यूक के कब्जे में आ गई, एक ऐसा मैदान जहां उनकी मर्जी के बिना कोई हिल भी नहीं सकता था। विलाई बीच में ही ठिठक गया, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो बस देखता रह गया, क्योंकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि जमीन, हवा और जादू सब उसके खिलाफ हो गए हैं। रोशनी की एक विशाल मीनार आसमान की तरफ उठी जब ड्यूक बेओवुल्फ ने स्नो सोल के सबसे खतरनाक रूप का इस्तेमाल किया। वो ताकत बहुत बड़ी और कुचल देने वाली थी, मानो सर्दियों ने खुद कोई रूप ले लिया हो और वो सीधे विलाई की तरफ बढ़ रही थी, जैसे उसे कोई पुरानी सजा सुना रही हो। किले के ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा जादुई निशान उभरा जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। उसके बीच में रोशनी की एक धार गिरने लगी और उस मंत्र का नाम हकीकत बन गया, इटर्नल फ्रॉस्ट, हमेशा की बर्फ, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ हराती नहीं बल्कि दुश्मन को हमेशा के लिए बर्फ में कैद कर देती है। युद्ध के मैदान में कहीं और एक जंगली इंपीरियल नाइट्स की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ा कि अब अपने भाइयों का बदला लेने का समय आ गया है। वो पागलों की तरह उन योद्धाओं को खत्म करने के लिए चिल्ला रहा था और उसकी आवाज धुएं और तबाही के बीच मौत की पुकार जैसी लग रही थी। अगले ही पल हमला कर रहा वो जंगली बर्फ के एक अचानक उभरे पहाड़ में समा गया। वो चलते चलते ही जम गया, हाथ में कुल्हाड़ी वैसी की वैसी ही रह गई। उसके गले में चीख दबी की दबी रह गई और वो सिर से पैर तक एक बेजान मूर्ति बन गया। मैदान में बाकी हमलावरों का भी यही हाल हुआ। मोटी और बेरहम बर्फ ने उन्हें ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई सजा मिली हो। उनके हाथ पैर जहां थे वहीं जम गए और भागते हुए वो जंगली अब बर्फ के पुतले नजर आने लगे। बस कुछ ही कदम दूर भाग रहा एक और साथी भी अचानक रुक गया, उसका पूरा शरीर बर्फ से ढक गया जो तुरंत पत्थर जैसी सख्त हो गई। उसकी रफ्तार अचानक थम गई, जूते बेअसर होकर फिसल गए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका खेल खत्म हो गया। अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा एक शाही नाइट ये सब देखकर दंग रह गया।
उसने देखा कि कैसे खूंखार जंगली धीरे धीरे सफेद होकर बर्फ बन रहे थे। चीखते चिल्लाते हत्यारे अब खामोश स्मारकों में बदल चुके थे। उस नाइट को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, जिसमें ड्यूक को वापस बुलाने की पुकार थी। इस आवाज ने रक्षकों को थोड़ा परेशान कर दिया। जो लोग किले के अंदर सुरक्षित महसूस कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि ये सुरक्षा कितनी कच्ची है और जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अभी भी ठंडी हवा में जादू की पंखुड़ियां तैर रही थीं, मानो जंग की कड़वाहट अभी भी हवा में घुली हो। वो धुंधली चिंगारियों की तरह चमक रही थीं, एक डरावनी याद दिलाती हुई कि ये खतरनाक शक्तियां अभी अभी शांत हुई हैं और कभी भी फिर से जाग सकती हैं। बर्फ बने एक जंगली के पास खड़े होकर ड्यूक बेओवुल्फ ने बड़े आराम से अपने वफादार हंस मेरिंगर का हाल पूछा। हंस ने चोटों के बावजूद फौरन खुद को सीधा किया और अपने मालिक को भरोसा दिलाया कि वो जिंदा है और अभी टूटा नहीं है। जब ड्यूक ने हंस की ताकत की तारीफ की तो वो हैरान रह गया। ड्यूक ने बहुत समय बाद अपने सेवक का असली हुनर देखा था। ये तारीफ हंस के लिए बहुत मायने रखती थी, मानो उनके बीच का पुराना रिश्ता एक बार फिर से कसौटी पर खरा उतरा हो। तभी सबका ध्यान एक खौफनाक चीज पर गया। बर्फ के ढेर से उस जंगली सरदार विलाई का विशाल घूंसा बाहर निकला हुआ था। वो बंद मुट्ठी एक खतरे की तरह दिख रही थी, मानो उस दानव की नफरत को आगे के लिए बचाकर रखा गया हो। ये नजारा देखकर सब हैरान भी थे और डरे हुए भी। क्या यही इटर्नल फ्रॉस्ट की असली और गजब की ताकत थी, एक ऐसा जादू जो पूरी सेना को पल भर में जमा दे और दुश्मन के वार को भी बर्फ का एक टुकड़ा बना दे? ड्यूक ने बड़ी सादगी से कहा कि हंस अब जवान नहीं रहा और पूछा कि आखिर एक जंगली उसे जख्मी करने में कामयाब कैसे हुआ। हंस ने नजरें झुका लीं और कड़वा सच बताया कि उस जंगली ने उसे लगभग मार ही दिया था, वो तो बस अपनी जिद की वजह से खड़ा रहा। ये ड्यूक बेओवुल्फ के इलाके का विस्तार था, मैदान पर उनका पूरा कब्जा और साथ में इटर्नल फ्रॉस्ट की बेमिसाल ताकत। ये सिर्फ एक जादू नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि ये जमीन अब खुद ड्यूक का हथियार बन चुकी है। इटर्नल फ्रॉस्ट के असर से दुश्मन तो बर्फ बन गए, लेकिन ड्यूक के साथियों को इसकी आंच तक नहीं आई। ये उनके गजब के कंट्रोल को दिखाता था। वो बाकस बेओवुल्फ थे, उत्तर के कभी न थकने वाले रखवाले, एक ऐसे मालिक जिनकी ताकत अपनों को बचाते हुए दुश्मनों को जमा देती थी। बाकस हैरान थे कि हंस इतनी मुश्किल में कैसे पड़ गया। हंस थोड़ा शर्मिंदा हुआ, जैसे चोट लगना उसकी कोई बड़ी नाकामयाबी हो। फिर भी जब ड्यूक को पता चला कि लोरेना और किले के लोग सुरक्षित हैं, तो उन्हें असली सुकून मिला। बातचीत के बीच हंस ने उस आदमी की तरफ इशारा किया जिसने सबकी बहुत मदद की थी। उसने घायल होने के बावजूद सम्मान के साथ यान को आगे आने और अपना परिचय देने को कहा, क्योंकि उस युवा नाइट के एहसान को भूला नहीं जा सकता था। सबने इधर उधर देखा, पर यान कहीं गायब हो चुका था। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसे गायब होने में महारत हासिल है, पर उसे कोई डरपोक नहीं समझ रहा था। वो तो बस एक रहस्यमयी साथी था जो रात के साये की तरह काम करता था। बाकस ने हंस को आराम करने की सलाह दी। अफरातफरी के बीच किसी ने जमे हुए विलाई पर ध्यान नहीं दिया। सबने मान लिया कि वो खतरा अब खत्म हो चुका है। ये राहत की सांस लेना ही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। सब मैदान से हटने लगे। किसी ने नहीं देखा कि हार चुके उस जंगली सरदार की बाईं आंख धीरे से खुली। बर्फ और साये के बीच उसकी आंख में एक शैतानी चिंगारी जल उठी, एक खामोश और नफरत से भरा हुआ इंतजार। विलाई ने उसी हाथ में एक जानी पहचानी चीज निकाली, वही जादुई गेंद जिसे उसने यान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। बर्फ में आधा दबे होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी।
वो तो बस उस मौके का इंतजार कर रहा था जब कोई उसे देख न रहा हो। एक जंगली चीख के साथ सरदार ने खुद को आजाद कर लिया। बर्फ के टुकड़े बड़ी तेजी से चारों तरफ उछले और उनके चटकने की आवाज ऐसी थी जैसे हड्डियां टूट रही हों। ये सब इतनी अचानक हुआ कि ड्यूक बाकस भी दंग रह गए। वो विलेन फिर से जोश में आ गया और उसके चेहरे पर वही पुरानी क्रूर मुस्कान आ गई। उसने हमले की तैयारी की और बेओवुल्फ का मजाक उड़ाया कि उन्होंने अपनी चौकसी कम कर दी थी। वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार था। बाकस ने बड़े ठंडे अंदाज में उसे देखा। उन्होंने माना कि बुरा नहीं है, पर साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ये काफी नहीं है, क्योंकि खुद को आजाद करना एक बात है और ड्यूक को खत्म करना बिल्कुल दूसरी बात। विलाई एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला। उसे ड्यूक के भरोसे पर हंसी आ रही थी। उसने माना कि शायद एक जंगली ड्यूक को सीधे न मार पाए, लेकिन उसकी आंखों में किसी और तरह की जीत की चमक थी जो क्रूरता से भरी थी। विलाई ने जैसे इशारा किया कि अभी और भी लोग हैं, और अपना जादुई गोला मीनार की तरफ फेंक दिया। वो हमला हवा को चीरता हुआ निकला और चीख पुकार मच गई जब लोगों को समझ आया कि उसका निशाना योद्धा नहीं बल्कि बेगुनाह लोग हैं। उस मीनार में शरणार्थी आराम कर रहे थे। उन्हें लगा था कि वो सुरक्षित हैं। विलाई की चाल बहुत घटिया थी। अगर वो ड्यूक को ताकत से नहीं हरा सका तो वो उन्हें उनकी जिम्मेदारी के बोझ तले दबा देगा, मासूमों की जान के बदले अपनी आजादी मांगेगा। जब ड्यूक बाकस अपने लोगों और किले को बचाने के लिए दौड़े, विलाई ने भागने का प्लान बनाया। उसका इरादा था कि जब मालिक बचाने में व्यस्त हों, तब वो मौके का फायदा उठाकर गायब हो जाएं।